एक दिन की बात है। अलका की 17 वर्षीय बेटी सपना अपने कॉलेज से जल्दी वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसकी मां अलका सुभाष मामा के साथ अनैतिक संबंध बनाने में लगी हुई है। तो यह देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं और सपना अपनी मां से बगावत पर उतारू हो जाती है। जबकि सपना के भी 2 बॉयफ्रेंड रहते हैं। सपना अपने बॉयफ्रेंडों के साथ खुलेआम संबंध बनाने लगती है और जब सपना की मां अलका उसे ऐसा करने के लिए टोकती है तो वह मां से फिर से बगावत करती है और बोलती है कि आप इस उम्र में भी सुभाष मामा के साथ रंगरेलियां मनाने में बाज नहीं आ रही हैं, तो मेरी तो उम्र है ये सब करने की। उसके बाद अलका अपनी बेटी की हत्या के लिए सुपारी देती है। लेकिन क्या अलका की सुपारी किलर ने हत्या की या फिर अलका बच गई, और या फिर उस कहानी में क्या हुआ था, जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी में। दोस्तों, यह कहानी आपको रहस्य रोमांच से भर देने वाली है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अलका अपनी बेटी सपना की हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। जब उसे पता चलता है कि सपना ननिहाल में जाकर के भी अपने प्रेमी से बात करना बंद नहीं किया है, तो वह 26 सितंबर 2024 को मायके से उसे अपने घर में वापस ले आती है। लेकिन 27 सितंबर को अलका ने सुभाष से फ़ोन पर बात की और उसे घर बुला लिया। सुभाष के आने पर उसने उसे एकांत में कहा, सुभाष, मैं सपना से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। वह हमारे रिश्ते का राज भी जान गई है। एक दिन जब हम रंगरेलियां मना रहे थे तो उसने हम दोनों को देख लिया है। इसलिए तुम मेरी बच्चलन बेटी को ख़त्म कर दो। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये भी दूंगी। सुभाष ने इस काम के लिए हामी भर दी थी। अलका ने उसे बताया कि अगले दिन 28 सितंबर को सपना के केस की तारीख की दिन है और वह उसे कोर्ट में एटा लेकर के जाएगी। वहीं पर तुम सपना को ख़त्म कर देना और उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने भी लगा देना। योजना के मुताबिक 28 सितंबर को अलका अपनी बेटी सपना को लेकर के एटा कोर्ट में पहुंच जाती है। वहां सुभाष पहले ही मौजूद था। अलका ने सपना से कहा कि वह अपने मामा सुभाष के साथ घर चली जाए, यानी कि अलका के मायके यानी कि सपना के ननिहाल में चली जाए, जबकि वह कुछ और काम निपटा करके घर लौटेगी। सपना को अभी तक अपनी माँ की साजिश के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। रास्ते में सुभाष उससे कहता है, सपना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे 50,000 रुपये की सुपारी दी है तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन यह सच है कि तुम्हारी माँ ने हमें पैसे दिए हैं तुमको ख़त्म करने के लिए। ऐसा सुनकर सपना घबरा जाती है और तुरंत पूछती है, मामा, सच बताओ कि माँ ने तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए हमें मारने के लिए दिए हैं? तो सुभाष कहता है, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी हत्या करने के लिए हमें पैसे दिए हैं। यह सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सुभाष के गले लग जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मामा, मेरी जान मत लो, मेरी जान बख्श दो। आप जो जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी और आपकी हर बात मानूंगी। उसके बाद सपना कुछ देर के लिए मौन हो जाती है। उसके बाद अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है, मामा, जो मंसूबे मेरी मम्मी ने मेरे प्रति पाल रखे थे वही मंसूबे अब मेरे भी हैं। तुम मेरी मम्मी को मार डालो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगी और तुम जैसा कहोगे वैसा मैं तुम्हें खुश करूँगी। मैं अखिलेश और अनिकेत को भी भुला दूंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। यह मेरा तुमसे वादा है। सपना की बात सुनने पर सुभाष उसकी हत्या का इरादा बदल देता है। इसके बाद वह सपना को एक खेत में लेके जाता है। वहाँ वह सपना के मोबाइल से कुछ ऐसी फोटो क्लिक करता है कि जैसे उसे मार डाला गया हो। वह मरने का नाटक इस तरह से करती है कि मोबाइल में ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना को मार डाला गया है। यह फोटो सुभाष अलका के मोबाइल पर भेज देता है और कहता है कि फोटो देख लो, मैं तुम्हारी बेटी को मार चुका हूँ। इसके बाद सुभाष सपना को लेकर के आगरा चला जाता है। सपना को मारता नहीं। आगरा के मधु विहार कॉलोनी में सुभाष का एक परिचित रहता था। वह उसी के घर में रुक जाता है। रात में सपना व सुभाष एक ही कमरे में सोते हैं और उनके बीच में अनैतिक संबंध भी बन जाता है और इसके लिए सपना भी राजी थी। वह किसी तरह का विरोध नहीं करती है। शायद सपना सोचती है कि यदि आज यह इसके साथ नहीं होता तो शायद यह जहन्नुम में पहुंच चुकी होती। इसलिए सपना उसको सभी तरह से अनैतिक संबंध बनाने देती है।
उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को सुभाष अलका के घर आल्हापुर पहुंचता है। उसके बाद अलका को फोटो दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है, और कहता है कि अब तुम मुझे 50,000 रुपये जो तुमने बोले थे वो मुझे दे दो। इस पर वह कहती है, अलका कहती है कि तुम 2-3 दिन रुको, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद सुभाष वापस आगरा आ जाता है। एक दिन उसने फिर अलका को फ़ोन किया और पैसे मांगे, लेकिन वह फिर टाल गई। सुभाष समझ गया कि अलका की नीयत पैसे देने की नहीं है। अगले दिन सुभाष अलका को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम रुपया नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने सपना को नहीं मारा है, वह मेरे साथ आगरा में रह रही है, तुम आकर उसे ले जाओ। तारीख थी 5 अक्टूबर 2024। अलका 12 बजे आगरा पहुंच जाती है। दोनों फोन से जुड़े हुए थे और उनके बीच बात भी हो रही थी। आगरा बस स्टॉप पर अलका को सुभाष मिल जाता है। उसके साथ सपना भी आई थी। वहां से तीनों पिकअप गाड़ी पर बैठते हैं और एटा आ जाते हैं। एटा में रामलीला ग्राउंड में दशहरा का मेला लगा हुआ था। तीनों मेला घूमते हैं। इसके बाद पिपरन चौराहा आते हैं, फिर पैदल ही जसरतपुर थाने के नगला चंदन पुरजला गांव के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे। अलका ने एक बार फिर सुभाष के कान में फुसफुसाकर कहा कि मेरी बेटी सपना को मार डालो, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सपना ने तो शादी की बात कह करके बाजी ही पलट दी थी और वह अपना तन भी सुभाष को सौंप चुकी थी, जबकि सुभाष और सपना के उम्र में बहुत अंतर था। चारों ओर धूप अंधेरा छा चुका था। दोस्तों, सुभाष सपना को लेकर के बाजरे के खेत में जाता है। अलका खेत से कुछ दूर मेढ़ पर बैठ जाती है और अपने बेटी की हत्या का इंतजार करने लगती है। सुभाष सपना से कहता है, तुम अपना वादा पूरा करने का वचन दो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे माँ को मार डालूंगा। सपना सुभाष का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुमसे शादी रचाकर मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, तुम मेरी माँ को मार डालो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बन चुकी है। एक बेटी अपने माँ को मारने के लिए कह रही है और माँ जो है अपनी बेटी को मारने के लिए कह रही है। अनैतिक संबंधों का इस तरह से नतीजा निकलता है। दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सुभाष ने अलका को आवाज़ दी तो वह भी बाजरे के खेत में आ गई। उसके पहुंचते ही सुभाष और सपना उसे दबोच लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। फिर उसकी साड़ी के पल्लू को गर्दन में लपेट करके गला कसकर मार डालते हैं। सपना की माँ की, अलका की वहीं मौत हो जाती है। सबको बाजरे के खेत में छोड़कर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। 6 अक्टूबर 2024 की सुबह नगला चंदन पुरजला गांव के कुछ लोगों ने जब गांव के बाहर बाजरे के खेत में एक महिला की लाश को देखा तो इसकी सूचना वो लोग तुरंत पुलिस थाना जसरतपुर को दे देते हैं। सूचना पाते ही एसएचओ ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ जाते हैं। उन्होंने सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दे दी थी तो एसपी श्याम नारायण, एसएसपी राजकुमार तथा डीएसपी सुधांशु शेखर भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। मृतका की उम्र 33 के आसपास थी। उसकी हत्या गला कस करके की गई थी। शरीर पर गंभीर चोटों के भी निशान पाए गए थे। वह गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी और उसी मैचिंग का ब्लाउज भी पहन रखी थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य को जुटा लिए। उसके बाद तब तक सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया था। महिला की शिनाख्त नहीं होने से पुलिस टीम क्या करती है कि उसकी फोटो खींचती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस एटा भिजवा देती है। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर एसएचओ ओम प्रकाश सिंह ने डेड बॉडी का फोटो आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया था। साथ ही अखबार वालों को छापने के लिए भी बता दिया था ताकि उसकी जल्द से जल्द शिनाख्त हो पाए। 7 अक्टूबर को हुलिया सहित अज्ञात लाश का फोटो अखबारों में छप चुका था। उसे देखकर आल्हापुर के रामाकांत का माथा ठनकता है, क्योंकि उसकी पत्नी अलका 2 दिन से लापता थी और उसकी फोटो अलका से मेल खा रही थी। वह तुरंत थाना जसरतपुर पहुंचता है और एसएचओ ओम प्रकाश सिंह को सारी बात बताता है। रामाकांत को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। वहां उसने जैसे ही लाश को देखता है वह फपक फपक कर रो पड़ता है और बताता है कि लाश उसकी पत्नी अलका की ही है। एसएसपी राजकुमार सिंह ने अलका मर्डर केस की तह तक पहुंचने के लिए डीएसपी सुधांशु शेखर की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन करती है। साथ ही मृतका की ससुराल व मायके में खबरियों को लगा देती है। टीम ने सबसे पहले मृतका के पति रमाकांत से पूछताछ की। उसने बताया कि गांव के 2 युवक अखिलेश व अनिकेत उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। अखिलेश जेल भी गया था। इन्हीं दोनों ने रंजित उसकी पत्नी की हत्या की होगी। रमाकांत के पास पत्नी का मोबाइल फोन नंबर था। वह नंबर वह पुलिस को दे देता है। उसके बाद पुलिस टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करती है। रिपोर्ट के अनुसार अलका की हत्या गला कसने से हुई थी और शरीर पर चोटों के भी गंभीर निशान पाए गए थे, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था।
रामाकांत के बयान के आधार पर पुलिस गांव के 2 युवकों अखिलेश और अनिकेत को हिरासत में ले लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पाया जाता है कि वो निर्दोष थे, इसलिए उनको घर वापस जाने दिया जाता है। मृतका अलका का मोबाइल फोन नंबर पुलिस के पास था। पुलिस ने उसके नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर सबसे ज़्यादा बात की गई थी। यह नंबर सुभाष का था, जो कि फर्रुखाबाद के गांव अकबराबाद सिकंदरपुर खास का रहने वाला था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो यह भी पता चला कि सुभाष का अलका के घर आना जाना था और दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी थे। मृतका की बेटी सपना तथा सुभाष घर से फरार थे। सुभाष और सपना पर शक गहरा हो जाता है क्योंकि वो दोनों घर से गायब थे। खबरियों को भी उनकी टोह में लगा दिया जाता है। टीम ने अनेक संभावित स्थानों पर छापामारी की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे पुलिस टीम खबरियों के जरिए पता लगाती है कि सुभाष और सपना कल्लू इलाके में देखे गए हैं। पुलिस टीम तब तक वहां पहुंच जाती है और उन्हें अलीगंज कुरावली मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर सुभाष ने पहले तो अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन जब पुलिसिया रवैये से सख्ती से पूछा की जाती तो वह टूट जाता है। उसके बाद सुभाष और सपना ने अलका की हत्या की जो जुर्म की कहानी कबूल की। दोस्तों, वह सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोनों से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी आई वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के जिला एटा के थाना नया गांव का एक गांव है अल्हापुर। रामाकांत इसी गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी अलका के अलावा 2 बेटियां थी। वह किसानी का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक सीधा साधा इंसान था। दोस्तों, रामाकांत की बड़ी बेटी सपना बहुत सुंदर थी। उसने 16 की बरस की उम्र पार की तो उसकी सुंदरता में और निखार आ चुका था। वह स्कूल जाती थी तो गांव के लड़के उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे। सपना पढ़ाई में तो तेज थी ही। उसने नया गांव स्थित महिला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। सपना के चाहने वालों में वैसे तो गांव के कई लड़के थे और वह गांव के लड़कों के लिए चर्चा का विषय थी, लेकिन उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाला अखिलेश उससे कुछ ज़्यादा ही चाहता था। उसके पापा राजेश सिंह एक दबंग व्यक्ति थे। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अखिलेश उनका बिगड़ैल बेटा था, आप ऐसा कह सकते हैं। वह बंठन कर घूमना फिरना यही काम था उसका बस। अखिलेश व सपना एक ही गली में खेल कूद कर बढ़े हुए थे। धीरे धीरे वह उसे बहुत अच्छी लगती थी। सपना स्कूल जाती तो वह उसे देखने के लिए गली के मोड़ पर खड़ा हो जाता था। दोनों की नज़रें मिलती तो चंचल स्वभाव की सपना खिलखिलाकर हंस पड़ती थी, फिर इतराती हुई स्कूल का रास्ता पकड़ लेती थी। उस दिन यह हंसी अखिलेश के दिलो दिमाग में उतरती चली गई थी। एक रोज उसने सपना का रास्ता रोक लिया, फिर उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, सपना तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, तुम्हारी हंसी मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। अखिलेश की बात सुनकर सपना मुस्कुरा देती है और फिर लजाते हुए वहां से चली जाती है। उसने जिस अंदाज में उससे बातें की थी उससे सपना उसका मतलब समझ गई थी, लेकिन यह बात उसने अखिलेश को महसूस नहीं होने दिया था, जबकि सपना के दिल में अखिलेश की तस्वीर उतर चुकी थी। उसका भावुक मन अखिलेश की ओर खींचता चला गया था। अखिलेश ने जो कहा था वे बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और सपना को नींद नहीं आ रही थी। अखिलेश की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। रात दिन वह सपना के बारे में ही सोचता रहता था। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की बात उससे कहे तो कैसे कहे। उसके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं वह अपने दिल की बात कहे तो सपना बुरा न मान जाए। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो हिम्मत करके अखिलेश छुट्टी के समय सपना के कॉलेज आने के सामने जाकर खड़ा हो गया। सपना सहेलियों के साथ कॉलेज से निकलती है तो अखिलेश को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। अखिलेश उसे अपनी तरफ आते देखकर उसकी ओर इशारा करता है तो वह इशारा समझ जाती है। सपना अपने सहेलियों से अलग होकर अखिलेश के पास आती है। जैसे ही वह उसके पास आती है अखिलेश उसको अपनी बाइक पर बैठाता है और सपना को लेकर के एक अलग रास्ते पर चल पड़ता है। सपना कहती है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे तो घर जाना है, चली जाना, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, अखिलेश कहता है। तभी सपना ने हंसते हुए अदा से कहा, यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अखिलेश ने बिना किसी संकोच के कहा, सपना सचमुच मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सपना मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन झिझक की वजह से तुमसे कह नहीं पा रही थी। अखिलेश ने उसे हैरानी से देखा तो सपना ने नजरें झुका ली। यह थी अखिलेश और सपना के प्यार की पहली शुरुआत। अक्सर प्रेम करने वालों की शुरुआत इसी तरह से होती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए एक अभिशाप भी बन जाता है। दोस्तों, अखिलेश और सपना का प्यार परवान चढ़ता है। उनके बीच की दूरियां मिट जाती है। उनका शारीरिक मिलन भी होने लगता है। इसकी आंधी में दोनों इस तरह से उड़ने लगते हैं कि उन्हें घर समाज की चिंता नहीं रहती है और उन्हें जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते थे।
वह इस खेल में बेहद सावधानी बरतते थे, लेकिन कहते हैं न, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपता, और जितना छुपाते हैं वह इतना सिर चढ़ के बोलता है। वही इनके साथ भी होता है। एक बार सपना अखिलेश के साथ में फ़ोन पर बात करती रहती है, और यह प्रेम की बातें जब वह करती रहती है तो सपना की माँ अलका इस बात को सुन लेती है। उसके बाद जब अपने बेटी के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है तो वह परेशान हो उठती है। तो सपना से पूछती है कि तुम किससे इस तरह की बातें कर रही थी, तो सपना झूठ बोल देती है। कुछ दिन के बाद अलका को पता चलता है कि सपना स्कूल न जाकर के पड़ोस में रहने वाले राजेश सिंह के आवारा बेटे अखिलेश के साथ प्यार कर रही है। तो वह समझ जाती है कि सपना चोरी छिपे अखिलेश से मोबाइल पर बात करती थी। पूरी बात समझ में जब आती है तो वह बेटी से सख्ती से पूछती है, तो बिना झिझक वह कहती है, मम्मी मैं अखिलेश से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी प्यार प्यार यह क्या कह रही है तू? तेरी अभी उम्र ही क्या है, 17 साल की है तो। फिर वह हमारी जाति का भी तो नहीं है। अखिलेश अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है, वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। इसलिए तुम बात मानो और उसे अपने जेहन से निकाल दो, और तुम्हारी शादी उससे नहीं मैं कर सकती। क्यों नहीं हो सकती मम्मी मेरी शादी उससे? अब जमाना बदल गया है, दूसरी जाति में भी शादी करना अब आम बात हो गई है। फिर अखिलेश बहुत अच्छा लड़का है, आज नहीं तो कल तुम्हें पसंद आ ही जाएगा, मम्मी को समझाते हुए सपना कहती है। अपनी कच्ची उम्र की बेटी के मुंह से यह बात सुनकर अलका हैरान हो जाती है और गुस्से से कहती है, सपना अब बहुत हो चुका, कल से तुम मेरी निगरानी में घर पर ही रहोगी, अब तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद हो गया है। क्यों मम्मी? सपना ने हैरानी से पूछा। कह दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर अलका अपने काम में लग जाती है और सपना अपने कमरे में जाकर के आंसू बहाने लगती है। शाम को रमाकांत जब खेती किसानी से अपने घर में आता है तो अलका अपने पति से सारी बात बताती है। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि नादान बेटी उसके सीने में इज्जत का छुरा घोंप कर ही मानेगी, और घर से यदि ये भाग जाती है तो जीते जी वह मर जाएगा, उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए रमाकांत ने पहले सपना को डांटा, फिर सिर पर हाथ रखकर उससे प्यार से भी समझाया। प्यार पर पहरा लगा तो सपना और अखिलेश का मिलना जुलना बंद हो गया था। अब दोनों मिलने के लिए तड़पने लगे थे। अलका ने सपना का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था और उसे तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए वह मोबाइल फ़ोन से अखिलेश से बात भी नहीं कर पा रही थी। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, वैसे दोनों की बेचैनी भी बढ़ते जाती है। अखिलेश का एक दोस्त था अनिकेत, वह भी सपना का दीवाना था, लेकिन सपना ने उसके चक्कर में प्रेमी अखिलेश का विश्वास तोड़ दिया। अनिकेत उन दोनों के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सपना से दूरियां बना ली थी। अखिलेश का सपना से मिलना जुलना बंद हुआ तो उसने अनिकेत की मदद ली। अनिकेत की मार्फत वह लेटरबाजी का काम करने लगा। वह लेटर अनिकेत को देता था और अनिकेत लेटर ले जाके सपना को देता था। इस लेटर में उसने लिखा कि घर वाले उसके प्यार के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए उसके साथ भाग चलना चाहती है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं जी पाएगी। अब अनिकेत उन दोनों के बीच की धुरी बन चुका था। इस लेटर का सपना पर असर होता है। अनिकेत के मार्फत ही उसने एक भावुक लेटर सपना को भी भेजा। इस पत्र में सपना ने लिखा कि वह रात दिन उसी के प्यार में खोई रहती है, वह भी उसके बिना अधूरी है और कमरे में उसका दम घुटता है। माँ के ताने उसे सुई की तरह चुभते हैं। वह जल्दी आज़ाद होना चाहती है, वह उसके साथ कहीं भी भागने के लिए तैयार है। फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में एक रात सपना प्रेमी अखिलेश के साथ अपने घर से भाग गई। सुबह अलका कमरे में चाय लेकर के गई तो बेटी चारपाई पर नहीं थी। अलका समझ गई कि सपना अखिलेश के साथ भाग गई है। उसने यह बात पति को बताई तो रमाकांत ने माथा पीट लिया। वह सोचने लगा कि जिसका डर था वही हो गया। बुरी बातें नहीं छिपती है, जल्द ही यह खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। रमाकांत की बड़ी बेटी सपना गाँव के राजेश सिंह के बिगड़ैल बेटे अखिलेश के साथ भाग चुकी है। इसके बाद तो महिलाएं कुछ चटकारा ले लेकर ये बातें करने लगी थी। वे अलका के परवरिश पर उंगली उठाने लगी थी। कुछ तो कहने लगी थी, जैसी माँ वैसी बेटी। रमाकांत व अलका के 2 दिन तक गुपचुप तरीके से बेटी की खोज की। रमाकांत व अलका ने 2 दिन तक गुपचुप तरीके से बेटी की खोज की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो रमाकांत पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आया। उसने इंस्पेक्टर आरबी सिंह को बेटी के गायब होने की बात बता दी। इंस्पेक्टर आरबी सिंह ने रमाकांत की तहरीर पर अखिलेश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। जांच पड़ताल से पुलिस को पता चलता है कि सपना को भागने में अखिलेश के दोस्त अनिकेत की भी अहम भूमिका थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। उसका मोबाइल फोन भी ले लिया। पुलिस ने अखिलेश के पापा राजेश सिंह पर भी दबाव बनाया। इसके अलावा मुखबिरों को भी लगा दिया। पुलिस के मेहनत का परिणाम यह निकला कि 28 फरवरी 2024 को नाटकीय ढंग से एटा से सपना को बरामद कर लिया गया और अखिलेश को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि अखिलेश उसे भगाकर नहीं ले गया था, बल्कि वह खुद उसके साथ घूमने फिरने गई थी।
अखिलेश उसका बॉयफ्रेंड है। पुलिस ने सपना का डॉक्टरी परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराकर उसके पेरेंट्स को सौंप दिया तथा अखिलेश को जेल भेज दिया। सपना वापस तो आ गई, लेकिन उसकी गांव भर में थू-थू होने लगी थी। उसकी सहेलियां भी अब उससे कतराने लगी थी। सपना के भागने से रमाकांत व अलका का जीना भी दुभर हो गया था। गांव में भी सिर झुकाकर घर से निकलते थे। महिलाएं जहां अलका को ताने मार रही थी, वहीं रमाकांत को पड़ोसी इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे। इन्हीं दिनों अलका के घर सुभाष का आना जाना शुरू हुआ। सुभाष फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाने के गाँव अकबराबाद सिकंदरापुर खास का रहने वाला था। अलका का इसी गांव में मायका था। सुभाष उसके मायके वालों के घर से कुछ ही दूरी पर था। वह कारपेंटर था। उसकी अच्छी कमाई थी। सुभाष अलका के मायके का यार था। अलका ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, तभी से उसका नाजायज रिश्ता सुभाष से जुड़ चुका था। सुभाष अलका का दीवाना था, सो उस पर खूब खर्च करता था। कुछ समय बाद अलका का विवाह रमाकांत से हो गया तो वह अपनी ससुराल अल्हापुर आ गई। सुभाष अल्हापुर भी आने लगा था। अलका की शादी के बाद भी उसने रिश्ता खत्म नहीं किया था। अलका ने पति को बताया कि सुभाष मायके के रिश्ते से उसका भाई लगता है, इसलिए जब तक मिलने आया जाया करता है। सीधे साधे रमाकांत ने सहजता से ही पत्नी की बातों पर यकीन कर लिया था। रमाकांत की बेटी सपना उन दिनों 6 साल की थी। सुभाष को वह मामा कहती थी। सुभाष उससे खूब बतियाता था और उसे खूब प्यार करता था। सुभाष अय्याश किस्म का आदमी था। औरत उसकी कमजोरी थी। अलका जब सुभाष में रहने लगी तो वह गांव की ही एक अन्य महिला पर डोरे डालने लगा था, लेकिन वह महिला उसके झांसे में नहीं आई। सुभाष ने उसके साथ में जोर जबरदस्ती की और एक दिन अकेला पाकर महिला को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। महिला के घर वालों ने तब कायमगंज थाने में सुभाष के खिलाफ भारतीय दंड विधान की संहिता 323, 504, 506, 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने मारपीट, धमकी व बलात्कार के मामले में सुभाष को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। कोर्ट में मुकदमा चलता है और अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देती है। सजा भुगतने के बाद उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद सुभाष का अलका से मिलना जुलना बंद हो गया था। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में सजा काटने के बाद वर्ष 2024 के जनवरी माह में उसकी रिहाई हुई। उसके बाद वह गांव आकर रहने लगा। उसने बढ़ाई का काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उसके काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी, क्योंकि चूंकि वह एक बार जेल जा चुका था, इसलिए लोग अब उसको भाव नहीं दे रहे थे और उसे काम नहीं दे रहे थे। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई। एक रोज सुभाष को पता चलता है कि अलका की बेटी सपना गांव के किसी युवक के साथ भाग गई थी। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है तो वह अलका से मिलने के लिए अल्हापुर पहुंच चुका था। सुभाष को देखकर अलका चौंक जाती है। अरे तुम जेल से कब आए? क्या तुम्हारी सजा पूरी हो गई? 4 हफ्ते पहले ही जेल से आया हूँ। मेरी सजा पूरी हो गई है। मैंने 10 साल जेल में कैसे गुजारे यह मैं जान रहा हूँ। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कैसी हो? मेरी भांजी सपना कैसी है? वह तो अब जवान हो गई होगी। जब मैं जेल गया था तब शायद 6-7 साल के आसपास थी। सुभाष ने अलका को जानबूझकर कुरेदते हुए पूछा। अलका तब गुस्से से बोली, तुम नाम मत लो उस कमीनी का। उसकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। अगर मैं जानती कि जवानी में ऐसा गुल खिलाएगी तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। मुझे उससे नफरत सी हो गई है। वह मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती है। सुभाष और अलका भी बात कर ही रहे थे कि कमरे से निकलकर सपना आ जाती है। सपना का आते ही अलका रसोई में चली जाती है। सुभाष ने सपना को देखा तो देखता ही रह गया। वह बोला, सपना तुम तो अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। जेल में रहते हुए मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। इसके बाद सपना और सुभाष के बीच देर तक बातें होती रही। उसने सपना से कहा कि तुमने जवानी में जो भूल की है उससे पूरे परिवार की बदनामी हुई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुभाष का अलका के घर आना जाना शुरू हो जाता है और फिर से नाजायज रिश्ते शुरू हो जाते हैं। वह जब भी घर आता था बात करने के बहाने अलका के साथ कमरे में बंद हो जाता। सपना ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे माँ और मामा पर शक होने लगा। एक रोज उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वह जान गई कि माँ और सुभाष मामा के बीच नाजायज रिश्ता है। दोनों पापा की आंखों में धूल झोंककर घर में रंगरेलियां मना रहे हैं। सपना अखिलेश से अब भी प्यार करती थी, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सपना उसके दोस्त अनिकेत के साथ प्यार करने लगी थी। दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे थे। वह सेक्स सुख का आनंद पहले ले चुकी थी, इसलिए उसका मिलन अनिकेत से होने लगा। उन्हें खेत, बाग बगीचा जहाँ भी मौका मिलता मिलन कर लेते। किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं लगती थी, लेकिन अलका को एक रोज पता चला कि सपना अब अनिकेत के साथ उछ्छरे उड़ाने लगी है। तब सपना को खूब फटकार लगाई और उसके गाल पर 2 चमाचे भी जड़ दिए थे। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सपना का गुस्सा भी फूट पड़ा। माँ, मैं तो जवान हो गई हूँ। मेरी तो उम्र बहकने की है, लेकिन तुम तो अधेड़ उम्र की हो। तुम पर अब भी तो जवानी सवार है। तुम सुभाष मामा के साथ बंद कमरे में जो गोल खिलाती हो ना, वह मुझसे छिपी हुई नहीं है। मैंने तुम्हें सुभाष मामा के साथ बिस्तर पर अपनी आंखों से देखा है।
सपना की बात सुनकर अलका सन्न रह गई थी। मन ही मन डर भी था कि अगर सपना ने अपने पापा को बता दिया तो घर में कलह मच जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए अलका ने फोन पर अपने आशिक सुभाष को घर बुला लिया। उसने सुभाष को बताया कि सपना को हम दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल चुका है और उसने हम दोनों को संबंध बनाते हुए देख भी लिया है। डर है कि वह सब कुछ पति को न बता दे। सुभाष ने अलका को समझाते हुए कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा और इस बाबत सपना से भी बात करेगा। सपना उस समय कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद जागी तो सुभाष उसके कमरे में जाता है, फिर बोलता है, अलका, मुझे बताया कि तुम्हें मेरे और अलका के अफेयर के बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इस बारे में अपने पापा को मत बताना। उसके एवज में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। सपना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मामा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे सिर्फ एक नया फ़ोन ला करके दे दो। सुभाष ने सपना की बात मान ली और उसे एक फ़ोन ला करके दिया। मोबाइल फ़ोन हाथ में आया तो वह अनिकेत से फिर फ़ोन से बात करने लगी। उसको अब माँ का भी डर नहीं सताता था। जब भी अलका उसे टोकती तो वह उसे ऐसा करारा जवाब देती कि वह तिलमिला उठती। सपना अब हर तरह से उसकी दुश्मन बन चुकी थी। सुभाष अयास किस्म का आदमी था। उसका अलका से तो नाजायज रिश्ता था ही, अब उसकी बुरी नज़र सपना पर भी पड़ने लगी थी। वह जब भी अलहड़ जवान सपना को देखता तो उसे भोगने की ललक जाग उठती, लेकिन उम्र का फासला दूने से भी ज़्यादा था, इसलिए सपना उसे भाव नहीं देती थी। लगभग 2 महीने बाद सपना के प्रेमी अखिलेश को जमानत मिल गई और वह जेल से छूटकर घर आ गया। अखिलेश आया तो अलका की चिंता बढ़ चुकी थी। उसे लगा कि अखिलेश कहीं फिर से उसकी बेटी को न भगा ले जाया जाए, इसलिए उसने इस बारे में पति रमाकांत से बात की। फिर अलका ने सपना को अपने मायके भेज दिया। सपना अपने ननिहाल आई तो वह स्वच्छंद होकर रहने लगी। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसके हाथ में मोबाइल तो था ही, सो अपने प्रेमी अनिकेत व अखिलेश से खूब बात करती थी। हालांकि मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत करना उसके मामा मामी को पसंद नहीं था। सुभाष भी इसी गांव का रहने वाला था। उसका घर सपना के ननिहाल से कुछ ही दूरी पर था। उसे जब पता चला कि सपना ननिहाल आई है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सपना से मेल जोल व उसे रिझाना शुरू कर दिया। सपना व सुभाष की फ़ोन पर बातचीत होने लगी। सपना सुभाष के घर भी जाने लगी थी। सुभाष सपना का मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराता था, उसे खर्च के लिए पैसे भी देता था। इससे सपना का झुकाव सुभाष की तरफ होने लगा। सपना जब भी उसके सामने होती वह उसके ललचाई नज़रों से देखता और उसके शरीर से छेड़छाड़ करता था। सुभाष की छेड़छाड़ से सपना रोमांचित हो उठती थी। आखिर एक रोज़ एकांत पाकर सुभाष ने सपना को बाहों में भरा और उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ शुरू कर दी तो सपना भी पिघल गई और दोनों के बीच उस दिन नाजायज रिश्ता कायम हो चुका था। इसके बाद तो सुभाष माँ बेटी दोनों से मौज करने लगा। अलका को सुभाष के साथ बेटी के अवैध रिश्तों की खबर नहीं थी। ननिहाल में रहते हुए सपना को 5 महीने बीत चुके थे। एक रात वह अपने प्रेमी अखिलेश व अनिकेत से हंस-हंस मोबाइल फ़ोन पर अश्लील बातें कर रही थी। तभी उसकी बात उसके सगे मामा देवी दीन ने सुन ली। उनका माथा ठनका। उन्होंने तब अपनी बहन अलका से फ़ोन पर बात की और अपनी बिगड़ैल बेटी को तुरंत वहां से ले जाने के लिए कहा। उन्होंने अलका को खूब खरी खोटी भी सुनाई। देवी दीन ने यह जानकारी अपनी बहन अलका को देने के बाद उसे घर बुला लिया। फिर अलका बेटी सपना को अपने मायके से घर ले गई थी। पुलिस टीम ने हत्या का खुलासा करने और आरोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसएसपी राजकुमार सिंह ने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने हत्या का खुलासा किया। चूंकि सुभाष और सपना ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः एसएचओ ओम प्रकाश सिंह ने मृतका के पति रमाकांत की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत सुभाष और सपना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 11 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने हत्या आरोपी सुभाष और सपना को एटा की कोर्ट में पेश किया, जहां से सुभाष को जिला जेल भेज दिया गया तथा सपना को बालिका सुधार गृह भेज दिया गया, क्योंकि सपना अभी नाबालिग थी। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई दूसरी क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।